वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ बढ़िया चल रही होगी और मेरी उम्मीद पे खरे ही उतरे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आप लोगों के लिए। तो अब बात करेंगे अपन ACE24 पे। देखो ACE24 बहुत ही आसान और बहुत ही छोटू सा एज है। बहुत छोटी सी बात करता है। बहुत छोटी सी क्या बात करता है कि सपोज आपका बिज़नेस और उस बिज़नेस में से अगर आप किसी सेगमेंट को क्या करने वाले हो, डिसकंटिन्यू करने वाले हो, मतलब उससे आगे अब आपका चलाने का इरादा नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आप डिस्क्लोज़ कीजिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि भाई ये जो सेगमेंट है वो अब हम मतलब उसे डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। जिससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रीडर होगा उसको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ ये सेगमेंट अगर जाएगा तो इस केस के अंदर कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वगैरह वगैरह सारा कुछ वो अपने आप से मेजर कर लेगा और वो अपना डिसीजन जो वो साउंड डिसीजन ले पाएगा। क्लियर है? ये जो वो मेनली दो बातें करेगा। पहले तो ये बात करेगा कि कोई भी जो सेगमेंट है वो कब वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन माना जाएगा, ठीक है, और फिर अगर वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन माना जाता है तो उस केस के अंदर उसकी क्या अलग से डिस्क्लोजर जो है वो देनी होगी। क्लियर है? तो ये दो बातें जो है वो ACE24 है जो करेगा कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कौन और उसके बाद में उसके लिए कौन कौन से डिस्क्लोजर की ज़रूरत है। ये दो बातें हैं जो अपने को करनी है। अब इसमें डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो है उसका पता करने के लिए आपके जो ACE17 के अंदर जो सेगमेंटेशन है उसका भी रेफरेंस आएगा। तो ACE17 आपने अच्छे से देख चुके होंगे, अच्छे से कर चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और ऐसा क्यों ज़रूरी है? देखो सपोज क्या है, किंगफिशर जो है वो एयरलाइंस में भी है और सपोज वो इसके अंदर भी है, विस्की वगैरह इनके अंदर भी है, अल्कोहल जो प्रोडक्ट है उनके अंदर भी है। अब एयरलाइंस के अंदर उसको नुकसान हो रहा है और इसके अंदर जो अल्कोहल वाले में उसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। लोग है जो, क्योंकि दोनों में इन्वेस्ट है तो लोग हो सकता है कि उसमें इन्वेस्ट करने से डरे। लेकिन अगर सपोज कल को क्या कहे, किंगफिशर जो है वो कहते हैं कि भाई हम एयरलाइंस जो है वो बंद करेंगे, उसको अब क्लोज़ करेंगे, तो जब क्लोज़ करोगे तो कुछ फाइनेंशियल इफेक्ट आएंगे, मतलब सेल करोगे तो लॉस होगा वगैरह, प्रॉफिट हो सकता है, जैसी भी सिचुएशन। ठीक है, और उसके बाद में आगे की जो अर्निंग कैपेसिटी होगी उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि हो सकता है वो पैसा आएगा वो उसको कहीं और इन्वेस्ट करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करके आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारा जो है वो चेंज आ जाता है जब भी आप किसी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करते हो। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो आएगी वो किसके बारे में आएगी कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की पहचान कैसे करें। क्लियर है? और जैसे ही पता चल जाएगा फिर उसके बाद में डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट दे रखी है उसके बारे में ये डिस्क्लोज करना है, तो उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो शुरू करते हैं अपन ACE24 को। ACE24 इज एप्लीकेबल टू ऑल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये सब डिसकंटिन्यूइंग जितने भी ऑपरेशन हैं उन सब पे लगेगा। The objective of ACE24 is to establish principle for reporting information about discontinuing operation, thereby enhancing the ability of the user of financial statement to make projection of enterprise's cash flow, earning generating capacity and financial position by segregating information about discontinuing operation from information about continuing operation। वो कह रहा है कि ये ACE24 है, इसका पर्पज़ ये है कि हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को अलग कर दें ताकि उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रीडर है वो पता कर पाएँ कि जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उससे उसकी अर्निंग क्या है, डिसकंटिन्यूइंग से इसकी अर्निंग क्या है, ताकि वो पता प्रोजेक्शन कर पाए कि आगे उनकी अर्निंग जो वो क्या होगी, तो क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो अपना डिसीजन है जो ले पाएंगे। बहुत ही सिंपल एस है, जैसा आप पढ़ोगे वैसा एकदम ईजी आपको समझ आएगा, इसके अंदर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक बार आप सही से समझ लोगे तो फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से देखो मेन दो ही पार्ट है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कौन, बस कर भाई, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या और उसका डिस्क्लोजर क्या। तो पहले बात करते हैं हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब क्या है? ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ ए एंटरप्राइज, वो एक कंपोनेंट एंटरप्राइज का, दैट एन एंटरप्राइज परसेंट टू ए सिंगल प्लान इज डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन इट्स entirely, such as by selling the component in a single transaction or by demerger or by spin-off of ownership of the component to the enterprise's shareholder, or disposing of piecemeal, such as by selling of the components asset and settling the liability individually, or terminating through abandonment। तो ये तीन बातें कही है यहाँ पर। फर्स्ट जो है उन्होंने क्या कहा, देखो, that the enterprise pursuant to
सिंगल प्लान, एक सिंगल प्लान के थ्रू वो क्या करना चाहते हैं उसको, या तो क्या करेंगे डिस्पोज ऑफ सब्सटेंशियली, या फिर ऑल, पूरा का पूरा जो है वो सेगमेंट जो है वो पूरा का पूरा कंपोनेंट है जो ऑपरेशन है उस पूरे को क्या करेंगे वो सेल करना है। ठीक है, सेल किस तरीके से कर सकते हैं, या तो सिंगल प्लान के साथ एकदम से, जैसे सपोज क्या हुआ टाटा मोटर्स है, टाटा FMCG है, टाटा और इलेक्ट्रिक्स है। ठीक है, अब उन्होंने कहा टाटा इलेक्ट्रिक्स को हम पूरा का पूरा एक साथ सेल करेंगे, इतना पैसा लेंगे और पूरा का पूरा क्या कर देंगे सेल कर देंगे। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, स्पिन ऑफ कर सकते हैं या डीमर्जर कर सकते हैं। डीमर्जर मतलब अपना टुकड़ा तोड़ देना, ठीक है, या स्पिन ऑफ कर देना, उसके ओनरशिप से अपने ओनरशिप पर जो हटा देना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल प्लान के थ्रू हम उसको डिसकंटिन्यू करने का हमारा इरादा हो सकता है। या फिर हम क्या करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर जैसे कोई ऑपरेशन को बंद करें और उस केस के अंदर पूरे को एक साथ सेल करें तो हो सकता है कि अपने को सही भाव नहीं मिले। तो हमने क्या कर दिया, सिंगल प्लान बना दिया कि हम क्या करेंगे, इसको सेल तो करेंगे लेकिन एसेट को एक साथ सेल करने के बजाय हम क्या करेंगे, पीस मिल जो है उनका सेल करेंगे। पीस मिल मतलब टुकड़ों में सेल करेंगे। जैसे जैसे एसेट के भाव बढ़े आते जाएंगे वैसे वैसे एसेट को सेल करते जाएंगे, और जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे लाइबिलिटी को क्या करते जाएंगे, सेटल करते जाएंगे। मतलब सिंगल एक साथ सेल करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, टुकड़ों में भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उनको जो सारा था वो सारा हमने वापस ले लिया, मतलब हमने उनसे हाथ खींच लिए। ठीक है, तो इस 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं एक ऑपरेशन को, किसी भी ऑपरेशन को हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। एंड उसके बाद में क्या, दैट रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस एंड जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। और उसके अलावा जो आपका डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है वो क्या होना चाहिए, या तो जियोग्राफिकली अलग होना चाहिए या बिजनेस वाइज अलग होना चाहिए। अब जियोग्राफिकली अलग कैसे होना चाहिए, जो ये 17 के अंदर हमने पढ़ा था ना, जियोग्राफिकल सेगमेंट कैसे हो सकता है। जैसे हमने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया जो हम हमारा जो है प्रोडक्ट है जो सेल करते हैं, अब हमारे प्रोडक्ट को हमने क्या कर दिया, MP में सेल करना बंद कर देंगे। MP में जो जितना भी है हमारा बिजनेस जो यूनिट है वो हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम 4 प्रोडक्ट उनके अंदर काम करते हैं, 4 प्रोडक्ट में से चारों अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, उसमें से एक प्रोडक्ट को बंद करेंगे तो ये एक डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बन सकता है। समझ पा रहे हो। या फिर एक 5-6 तरीके की प्रोडक्ट लाइन है। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं। जैसे प्रोडक्ट लाइन क्या हो गया, एक मोबाइल एक प्रोडक्ट लाइन है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, लो बजट के, उससे बड़े बजट के, उससे बड़े बजट के प्रोडक्ट लाइन हो सकते हैं। प्रोडक्ट लाइन अलग अलग हो सकते हैं। सपोज एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके प्रोडक्ट लाइन ऐसे भी हो सकते हैं, स्मॉल सेगमेंट, मीडियम सेगमेंट और हाई प्राइस सेगमेंट। ठीक है, तो स्मॉल सेगमेंट के अंदर भी जैसे कि सैमसंग गुरु हो गया, सैमसंग का और हो गया, छोटे ऐसे सैमसंग के 10-12 मॉडल। ठीक है, मीडियम साइज़ के अंदर 10-12 मॉडल और ऊपर के साइज़ के 10-12 मॉडल। अब इसमें से सपोज एक या 2 प्रोडक्ट है जो चेंज किए उन्होंने, तो कोई डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो करना होता है। हर प्रोडक्ट जो होता है उसकी क्या होती है, अल्टीमेटली लाइफ होती है भाई। ये आता है फिर ग्रो होता है, फिर ग्रो होकर बाद में धीरे धीरे नीचे जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे मोबाइल आएगा, नया टेक्नोलॉजी होगी तो उसकी एकदम से बूम आएगी, लोग खरीदेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएगा और मार्केट से चला जाएगा। तो वो जो है वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं बनेगा। अगर पूरी प्रोडक्ट लाइन है जो बंद कर रहे हैं तो उस केस के अंदर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बनेगा। जैसे हमने कहा आज से हम स्मॉल सेगमेंट के मोबाइल है जो नहीं बनाए, तो ये प्रोडक्ट लाइन का कैंसिलेशन हो गया। समझ पा रहे हो। अब प्रोडक्ट लाइन अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। समझ पा रहे हो। जैसे एक कंपनी है जो क्या करती है, मोबाइल भी बनाती है, मोटर भी बनाती है, गाड़ियाँ भी बनाती है और AC भी बनाती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या है, ये AC एक अलग है, ये मोटर अलग है, मोबाइल अलग है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह जो भी बनाता है वो एक अलग है। ये प्रोडक्ट लाइन है। और एक सपोज कोई ऐसी कंपनी है जो सिर्फ मोबाइल ही बनाती है, तो उसके लिए मोबाइल के अंदर भी अलग अलग प्रोडक्ट लाइन हो सकती है। तो प्रोडक्ट लाइन जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, कंपनी के किस तरीके से काम करती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो एंटरप्राइज जिस तरीके से काम करता है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कहा है, दैट रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया। वो क्या करना चाहिए, बिजनेस या जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से क्या होना चाहिए, सेपरेट मेजर लाइन होनी चाहिए। समझ पा रहे हो। आइसोलेटेड प्रोडक्ट के अंदर चेंज करो तो वो इसमें नहीं आएगा। दैट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली और फाइनेंशियली रिपोर्टिंग पर्पज। और हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट है किसके हिसाब से, ऑपरेशनली और फाइनेंशियली रिपोर्टिंग पर्पज के हिसाब से। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज के हिसाब से भी वो उसको अलग किया जाता है, और ऑपरेशनल उसका काम करने का तरीका, उस लाइन का काम करने का तरीका वो भी अलग है। तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहेंगे। तो सर अभी कुछ थोड़ा बहुत समझ आया लेकिन पूरा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी जो A है इसके ऊपर भी हम और डिटेल में जाएंगे।
बी पॉइंट है, इसके ऊपर भी और डिटेल में जाएंगे, और सी है, इसके ऊपर भी और डिटेल में जाएंगे। और जब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तब जाके अपने को ये तीनों पॉइंट है जो और अच्छे से समझ आएगा, और फिर अपन क्या कर पाएंगे कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है वो कैसे पता करें। अब देखो, ए रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट एज डिफाइंड इन A17 सेगमेंट रिपोर्टिंग वुड नॉर्मली सेटिस्फाइड क्राइटेरिया बी ऑफ अबो डेफिनेशन। अब ये बी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो सेपरेट मेजर लाइन होना चाहिए। अब मेजर लाइन जो है वो बिजनेस और जियोग्राफिकल लाइन के हिसाब से होना चाहिए। तो उन्होंने कहा उसके लिए आप क्या कर दो, A17 के हिसाब से देख लो, A17 से आपको पता चल जाएगा कि क्या वो अलग सेगमेंट है या नहीं। लेकिन इसके साथ इसने कुछ और बातें कही है। उसने कहा कि सिर्फ A17 ही क्राइटेरिया नहीं है। देखो यहाँ तक तो उन्होंने कहा कि सेटिस्फाई क्राइटेरिया बी ऑफ अबो डेफिनेशन, दैट इज इट वुड रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया और ऑपरेशन। अगर A17 के हिसाब से इसको सेपरेट अगर रिपोर्टिंग हो रही है, इसका मतलब तो वो अलग से सेगमेंट है। ए पार्ट और सच सेगमेंट में आल्सो सेटिस्फाइड क्राइटेरिया बी, लेकिन उस सेगमेंट का कोई छोटा पार्ट बी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है, मतलब वो भी डिसकंटिन्यू ऑपरेशन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है। उसे भी मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया कहा जा सकता है। कब? ऑफ द अबो डेफिनेशन, उसको भी कहा जा सकता है, लेकिन कब? उसके लिए फॉर एन एंटरप्राइज दैट ऑपरेट इन ए सिंगल बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट एंड देयरफॉर डज नॉट रिपोर्ट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, ए मेजर प्रोडक्ट और सर्विस लाइन में आल्सो सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ अबो डेफिनेशन। वो कह रहे हैं कि ये 17 के हिसाब से तो सेगमेंट नहीं बन रहा है, लेकिन उसका मेजर प्रोडक्ट है, उस जो सेगमेंट है उसका मेजर प्रोडक्ट है या मेजर लाइन जो है वो अपन बंद करके उसको भी हम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि भाई A17 जो है उसको बेस रखना है, लेकिन वही थंब रूल नहीं होगा। अगर उसके बाद में भी आपको लगता है कि नहीं ये A17 के हिसाब से तो इसकी अलग से रिपोर्टिंग नहीं होती, लेकिन ये एक पूरा अपने आप में सेगमेंट है, तो आप उसे अपना सेगमेंट मान सकते हो और उसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में उसे कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ डिस्कशन हुआ बी का। अब इसके बाद में आगे डिस्कशन जो है देखते हैं किसका है, फिर ए का भी होगा, फिर सी का भी होगा। इंस्टेड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ ए component substantially in its entirely, a enterprise may discontinue and dispose of the component by selling its asset and settling its liability piecemeal. For piecemeal disposal, while the overall result may be not net gain or net loss, वो कह रहे हैं कि हम एक साथ सेल करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, पीस मिल में भी सेल कर सकते हैं, मतलब टुकड़ों में भी सेल कर सकते हैं। पीस मिल वर्ड का मतलब हो गया टुकड़ों, कि हमें लगता है कि एक साथ अच्छे भाव नहीं मिलेगा तो हम टुकड़ों में भी क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को, मतलब हमारे बिजनेस को सेल कर सकते हैं, उस यूनिट को, सेगमेंट को। द सेल ऑफ इंडिविजुअल एसेट और सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल लाइबिलिटी में है ऑपोजिट इफेक्ट। वो कह रहा है कि असेट को सेल करने पे और लाइबिलिटी को सेटल करने में ऑपोजिट एक्शन हो सकता है, मतलब किसी पे गेन हो गया किसी पे लॉस हो गया, ऐसा हो सकता है। मोर ओवर देयर इज नो स्पेसिफिक डेट एट विच ओवरऑल बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। और जब हम पीस मिल के अंदर सेल करेंगे तो धीरे धीरे होगा और कब कंप्लीट होगा ये भी पता नहीं, ये लंबे टाइम तक चलने वाली रेस हो जाएगी। रेदर द सेल ऑफ असेट और सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी में अक्कर ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स और परहैप्स इवन लॉन्गर, महीनों तक चल सकता है, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। Dispose of a component may be progress at the end of financial reporting period. To qualify and discontinuing operation, the disposal must be pursuant to a single coordinated plan. वो कह रहा है कि ईयर एंड पे भी हो सकता है कि कुछ यूनिटें सेल की है, कुछ यूनिटें सेल हो रही है, मतलब इन प्रोसेस चल रहा है। लेकिन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान होना चाहिए। मतलब सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान मतलब जैसे कि अब मैं ये फैक्ट्री जो बंद करना चाहता हूँ, अब जैसे जैसे भाव मिल रहे हैं वैसे वैसे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो मेरा एक सिंगल प्लान है कि इस फैक्ट्री को पूरे को सेल करना है, ठीक है, और उस प्लान के थ्रू मैं एसेट को सेल कर रहा हूँ और जैसे जैसे भाव आते जा रहे हैं वैसे वैसे सेल करता जा रहा हूँ। अब क्योंकि एसेट के भाव नहीं आ रहे इस वजह से सेल नहीं हुआ, तो क्या वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन माना जाने से बंद हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सेल होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन होना क्या चाहिए, सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान के थ्रू सेल होना चाहिए। क्लियर? एन एंटरप्राइज में टर्मिनेट एन ऑपरेशन बाय अबैंडनमेंट विदाउट सब्सटेंशियल सेल ऑफ असेट। अब वो क्या कर रहे हैं कि भाई सेल असेट वगैरह कुछ भी सेल नहीं कर रहे, हमने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। और इस तरीके से भी हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब जैसे बजाज स्कूटर बना रहा था, अब उसने स्कूटर बनाना बंद कर दिया, ठीक है, सेल वेल अभी असेट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है जो माना जा सकता है। An abandonment operation would be discontinue operation if it satisfied the criteria in the definition. कोई भी abandonment जो होगा वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो जाएगा अगर वो बाकी जो डेफिनेशन हो पूरी सेटिस्फाई कर रहा है तो। हाउएवर चेंजिंग द स्कोप ऑफ ऑपरेशन, ये ध्यान से समझिएगा।
However, changing the scope of operation or manner in which the conduct is not abundant because it's that operation although change is continue। वो कह रहे हैं कि अगर आपने स्कोप चेंज कर दिया है, जैसे बजाज स्कूटर को जो था वो पुराना छोड़ के अब उन्होंने स्टाइलिश स्कूटर बनाना शुरू कर दिया, स्कोप चेंज कर दिया, तो वो कोई डिसकंटिन्यू में नहीं, वो कंटिन्यू में ही माना जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब वो काम करना रोक नहीं रहे हैं, वो काम करने का तरीका चेंज कर रहे हैं, तो वो रोकना हुआ नहीं माना जाएगा। समझ पा रहे हो? Example of activity that do not necessarily satisfy criteria A of the definition but that might do so in combination with other circumstances। वो कह रहे हैं अकेले ये एक की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मिल के ये क्या कर सकते हैं, ये वाली क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये कौन सा कि सिंगल प्लान के थ्रू उनको क्या करना है, हटाना है अपने यहाँ से, ठीक है। इंक्लूड ग्रेजुअल और इवेल्यूशनरी फेजिंग आउट द प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट लाइन तो कंटिन्यू हो रही है, लेकिन उस प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट है जो चेंज करते रहते हैं। जैसे क्या हुआ, धीरे धीरे जो पुराने प्रोडक्ट उनको हटाते जा रहे हैं और नए प्रोडक्ट है जो आते जा रहे हैं, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा कंटिन्यूसली हर जो इंडस्ट्री है उसको करना पड़ेगा, हर जो कंपनी उसको करना पड़ेगा, तो ये कोई डिसकंटिन्यूइंग नहीं है भाई। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, ये बिस्किट जो है वो छोटे बिस्किट बना रहे थे, ठीक है, अब जो है थोड़े बिस्किट की साइज़ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और अलग चेंज कर रहे हैं, नए टाइप की डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, ठीक है, और नया प्रोडक्ट है जो है वो लॉन्च करते जा रहे हैं और पुराना है जो उसको हटाते जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये डिसकंटिन्यू हो गया, ये हमारा काम जो है वो कंटिन्यू चलता जा रहा है। समझ पा रहे बात? हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसमें क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअल चेंज कर रहे हैं, और ग्रेजुअल चेंज जो है वो करना जरूरी है, तो उससे डिसकंटिन्यू नहीं बन सकता। डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ द रिलेटिवली सेवरल प्रोडक्ट विद इन ए ऑन गोइंग लाइन ऑफ बिजनेस। और वो कह रहा है कि ऑन गोइंग लाइन ऑफ बिजनेस उसमें से कुछ प्रोडक्ट है जो हमने बंद किए, तो वो हमारा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं होगा। अब इसमें देखो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, ये अल्टीमेटली आप ऐसा नहीं क्वेश्चन देख के नहीं बता सकते। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, उनकी सर्कमस्टांसेस, उनकी सिचुएशन वगैरह सारी चीज़ें देखनी होगी। अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, इम्पोर्टेंट सेगमेंट था और वो बंद होने को जा रहा है, तो उस केस के अंदर तो हम क्या करेंगे, उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मानेंगे। लेकिन हमें लगता है कि नहीं यार, ये सेगमेंट का छोटा सा हिस्सा है जो क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सेल हो रहा है, या फिर सेगमेंट जो है वो क्या कर रहा है, अपना काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर रहा है लेकिन कंटिन्यू हो रहा है, तो वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में नहीं आएगा। कि सेगमेंट कंटिन्यू है लेकिन उसका काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट लाइन है जो कंटिन्यू, उसमें से प्रोडक्ट थोड़े से चेंज हो रहे हैं, तो वो डिसकंटिन्यू नहीं हो। अगर आपको लगता है कि हाँ सेगमेंट पूरा का पूरा डिसकंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, या फिर सेगमेंट का मेजर पार्ट जो है वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, तभी वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के अंदर आएगा। क्लियर है? मेन जो इस एस की फीलिंग है वो ये है, लेकिन वो अपने जो है वो अपनी फीलिंग जो है वो शब्दों में नहीं बयान कर पा रहा है, इस वजह से वो ऐसी अलग अलग बातें हैं जो यूज कर रहा है। समझ पा रहे बात? ठीक है, तो मेन उसका फोकस जो है वो ये है कि या तो सेगमेंट या मेजर जो सेगमेंट का पार्ट है वो क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो फिर उसे माना जाए। अब वो डिसकंटिन्यू किस तरीके से हो सकता है, सिंगल प्लान के थ्रू सेल कर सकते हो, स्पिन ऑफ कर सकते हो, डीमर्जर कर सकते हो, या पीस मील में कर सकते हो, या अबेंडमेंट कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वो आप पे हो। ठीक है, लेकिन उसमें से छोटे छोटे प्रोडक्ट चेंज कर रहे हो तो उससे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं बन जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब जैसे नैनो ने पश्चिम बंगाल से जाके कहाँ आ गए, गुजरात के अंदर आ गए, तो ये कोई डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं, कंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेशन, लेकिन सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उस लोकेशन से उनको हटना पड़ा और इस लोकेशन पे आना पड़ा। क्लोजिंग ऑफ ए फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और अदर कॉस्ट सेविंग। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया, जो हमने क्लोज किया है कुछ काम, ठीक है, सेगमेंट का कुछ पार्टेज बंद किया, लेकिन वो इस वजह से बंद किया है ताकि हमारी क्या हो, एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, जैसे क्या हो गया, अभी आप लोगों ने कहा कि सर बढ़िया पढ़ा रहे हो और हमें लॉ की भी ज़रूरत है, ऑडिट की भी ज़रूरत है और ये सारों की ज़रूरत है, तो मैंने क्या कर दिया, जोश जोश में आके लॉ ऑडिट वगैरह सारा शुरू कर दिया। अब उससे क्या होगा, मेरी ये एफिशिएंसी भी ख़त्म होगी, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ उन पर भी मेरा फोकस है जो कम होगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर टाइम है जो डाइवर्ट करना होगा। और वो वहाँ टाइम डाइवर्ट करने से ज़्यादा जो हेडेक है अभी मेरे लिए, जो लेक्चर रिकॉर्ड करना, ये पढ़ाना जितना हेडेक नहीं है, उससे ज़्यादा हेडेक जो है वो मेरे लिए इसको वापस एडिट करना है, क्योंकि ना उतना मुझे आता है, ना उतना मैं टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो अगर जैसे 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करो तो 45 मिनट लगभग उसमें चले जाते हैं वापस उसको एडिट करने में, तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अब हम क्या किया, जैसे मैंने वापस ऑटो सब्जेक्ट शुरू कर दिया और अब मेरे को लगता है कि नहीं यार
मेरे को 4 सब्जेक्ट ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, 4 को वापस बंद किए। मैंने 4 को बंद किया ताकि मेरी क्या हो, एफिशिएंसी बढ़े। तो इस तरीके से मैं प्रोडक्ट को ऐड और लेस करता हूँ, तो उस केस के अंदर वो कोई सेगमेंट का क्लोजिंग नहीं माना जाएगा। समझ पा रहे हो? तो उसे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है जो नहीं माना जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो? ठीक है। और इस वजह से मैंने कोशिश की कि भाई मैं क्या करूँ, बाकी फैकल्टी, अदर जो फैकल्टीज है उनको कंटिन्यू करूँ, उनको मैं साथ लेके आऊँ। लेकिन तो ये है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और वो जोधपुर के अंदर हालत बहुत ख़राब ही चल रही है, तो उस वजह से उनका बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं है। अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी सही हो गई तो मैं 101% आपके लिए बाकी फैकल्टीज है उनका भी इंतजाम करवा दूँ। और ऐसा मेरा टारगेट है कि भाई मुझे पता है रेस तो लंबी है चलो, लेकिन टारगेट ये है कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि जिसमें स्टूडेंट जो है वो डोनेशन बेसिस पे ही पढ़ाई करे। जितना उन्होंने पढ़ा, जितना उनको अच्छा लगा, जितना वो पे करना चाहते उतना पे किया बस। ठीक है। और वो पे करने का जो हो वो भी रिजल्ट आने के बाद में रखा जाए कि भाई रिजल्ट आया, स्टूडेंट सेटिस्फाई रिजल्ट से, उसको पूरा समझ आया, सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद में उससे पैसा लिया जाए। तो ऐसा टारगेट है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। वो बाकी तो सब ऊपर वाले का, बाकी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अपना टाइम जो है वो मैं पूरा इसमें जितना कर सकता हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आप भी जितना कर सकते हो, जितना आप इसको शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिएगा। An example in relationship of consolidated financial statement is selling a subsidiary whose activity are similar to those of a parent or other subsidiary। वो कह रहा है कि अगर सब्सिडी है और उसका काम जो है किसी और सब्सिडी के साथ है या पेरेंट कंपनी के साथ उसके जैसा और उसको हमने सेल किया, तो वो भी डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बन सकता है या नहीं बन सकता, वो क्या होगा उस सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ए कंपोनेंट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली। और अब ये जो है वो किसके बारे में, कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, थर्ड कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये इस तरीके से इसको लाइन खींच लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे किस किस का डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पर इन नालायकों ने क्या किया, पहले बी का डिस्कशन कर दिया, फिर ए का किया और फिर सी का कर रहे हैं। तो तीसरी कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, ऑपरेशनली और फाइनेंशियली वो क्या होना चाहिए, एक अलग कंपोनेंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहा उन्होंने कि कब मान लिया जाएगा कि वो फाइनेंशियली और ऑपरेशनली एक अलग कंपोनेंट है, तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है, ए कंपोनेंट कैन बी डिफरेंट ऑपरेशनली और फाइनेंशियली रिपोर्टिंग purpose criteria C of definition of discontinuing operation if all the following condition are met। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको मान लेंगे कि वो क्या है, ऑपरेशनली और फाइनेंशियली एक अलग सेगमेंट है। द ऑपरेटिंग एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट। उससे रिलेटेड, उस सेगमेंट जिसको सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसके एसेट और उसकी लाइबिलिटी जो डायरेक्टली उससे एट्रीब्यूटेबल है उनका पता कर सकते हैं। रेवेन्यू कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट। और जो रेवेन्यू रिसीव हो रहा है उसमें से, उस सेगमेंट से जिसको हम सेल करना चाह रहे हैं, जिस ऑपरेशन को हम डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड रेवेन्यू जो उसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं। एटलीस्ट ए मेजोरिटी ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट। और जो आपके खर्चे हो रहे हैं, जो मेजर एक्सपेंडिचर जो है, जो उस सेगमेंट से, उस ऑपरेशन से रिलेटेड, वो हम पता कर पाते हैं, तो फिर वो हम क्या मान लेंगे कि वो ऑपरेशनली और फाइनेंशियली एक अलग सेगमेंट है और उसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बनाया जा सकता है। तो ये अल्टीमेटली 3 कंडीशन है। वो 3 कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब जाके आपको क्या पता चलेगा कि वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है या नहीं है। फिर 3 में से पहले ये पॉइंट के लिए हमने डिस्कशन किया कि भाई उससे सिंगल प्लान के अंदर सेल करें। सेल है जो हम कैसे कर सकते हैं, एक साथ में सेल कर सकते हैं, ठीक है, स्पिन ऑफ उसके हिसाब से, या फिर हम पीस मिल कर सकते हैं, अबंडनमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर बी क्राइटेरिया पढ़ा, बी के अंदर फिर हमने आगे उसके बी के बारे में भी डिस्कस किया, और फिर सी पढ़ा, और सी के अंदर फिर उन्होंने कंडीशन बताई कि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम मान लेंगे कि वो ऑपरेशनली और फाइनेंशियली एक अलग क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये जो है 3 कंडीशन है, तो मेनली 3 कंडीशन है, लेकिन 3 के अंदर जाते जाते डिस्कशन काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या मान लिया जाएगा कि वो एक डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बन सकता है। समझ पा रहे बात, अगर तीनों कंटिन्यू फुलफिल हो जाती है तो वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बन सकता है। असेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कंपोनेंट इफ दे वुड बी एलिमिनेटेड व्हेन द कंपोनेंट इज सोल्ड, अबैंडनमेंट और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ। वो कह रहे हैं कि हम तब मान लेंगे कि वो
अलग है, उससे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है कि जब हम उस सेगमेंट को हटाते हैं तो उससे रिलेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वो भी हट जाता है। इफ डेब्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू कंपोनेंट द रिलेटेड इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंसिंग कॉस्ट आर सिमिलरली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स, और जब वो कंपोनेंट हटेगा तो उससे रिलेटेड एसेट और लायबिलिटी भी हट जानी चाहिए। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आर इनफ्रीक्वेंट इवेंट। डिसकंटिन्यू मतलब बिजनेस बंद करना, ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, ठीक है। तो ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करना इनफ्रीक्वेंट है, बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑल इनफ्रीक्वेंट इवेंट्स आर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जो इनफ्रीक्वेंट घटना होती है वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं है। क्लियर? ये तो उसने वैसे लिखने के लिए लिखा, बेकारी बात लिखी है। द फैक्ट दैट द disposal of component of an enterprise is classified as discontinuing operation under AS 24 does not in itself bring into question enterprise ability to continue as going concern। कह रहा है कि कोई भी ऑपरेशन जो है वो AS 24 के हिसाब से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी गोइंग कंसर्न पे खतरा आ गया। क्योंकि गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न जब भी ये जो है उसके अंदर 1 के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या है कि एजम्पशन होती है अकाउंटिंग की। अगर कोई भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो तो ये एजम्पशन है कि भाई गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी इनको फॉलो किया गया। अगर ये फॉलो किया गया है तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये फॉलो नहीं होता है तो उस केस के अंदर बताने की ज़रूरत होती है। क्लियर? क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा वो ये मान के चलेगा कि ये तीनों जो कंटिन्यू है। अगर गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ जाती है तो उस केस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? सारे रियलाइजेशन वैल्यू पे, जितना रियलाइज होगा उतनी वैल्यू पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी वैल्यू जो उसी पे लिखी जाएगी, एसेट और लायबिलिटी को। क्लियर है? जितने पे सेटल होंगे, जितने पे रियलाइज होंगे। तो वो कह रहा है कि कोई ऑपरेशन जो है वो AS 24 के हिसाब से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बन गया है, इसका मतलब ये नहीं कि गोइंग कंसर्न पे खतरा आ गया है। सिर्फ इतने मात्र से ये नहीं पता किया जा सकता है कि गोइंग कंसर्न पे खतरा है, क्योंकि सपोज आपके 20 ऑपरेशन थे, उसमें से एक हटा रहे हो तो ऐसा नहीं गोइंग कंसर्न पे खतरा आ गया है। क्लियर? तो ये इसके होने मात्र से डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में, AS 24 के डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में कुछ आ जाने मात्र से कोई गोइंग कंसर्न पे खतरा नहीं माना जाएगा। अब इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट मतलब पहली बार डिस्क्लोजर कब करोगे? विद रेस्पेक्ट टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट इज द अकरेंस ऑफ द वन और फॉलोइंग विच एवर अकर अर्लियर। मतलब कि किस दिन मान लिया जाएगा कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का डिस्क्लोजर देने वाला जो इवेंट है वो हो गया। मतलब क्या हुआ? देखो, अब ऐसी कैसी बातें हैं जो हर जगह पढ़ोगे, AS 10 में भी पढ़ोगे, AS 26 में पढ़ोगे। AS 26 में क्या पढ़ोगे कि इनटेंजिबल एसेट क्या, पहले ये पढ़ोगे, ठीक है। और फिर कहोगे कि इनटेंजिबल एसेट को आप अपनी बुक में लिख कब सकते हो, समझ पा रहे हो? तो उसके लिए क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया। वैसा अभी तक आपने क्या पढ़ा कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन क्या, लेकिन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन होने मात्र से क्या लिख दोगे क्या? नहीं। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को अपने बुक के अंदर लिखोगे कब? उसका डिस्क्लोजर कब दोगे? जब ये रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल होगा, ये डिस्क्लोजर जो क्राइटेरिया फुलफिल होगा। अब डिस्क्लोजर क्राइटेरिया क्या है? द एंटरप्राइज हैज एंटर इनटू ए बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट फॉर सब्सटेंशियली ऑल द एसेट एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और the enterprise's board of director or similar governing body has both approved a detailed formal plan for discontinuance and made announcement of the plan। वो कह रहा है कि आप अपनी बुक के अंदर डिस्क्लोजर कब करोगे, डिस्क्लोजर का इवेंट कब मान लिया जाएगा कि हाँ आप डिस्क्लोजर कर देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये 2 इवेंट है, इन दोनों में से अगर एक भी हो जाता है, पहला जिस दिन हो जाएगा उसी दिन हम मान लेंगे कि हाँ अब जो है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का हमें डिस्क्लोजर दे देना चाहिए। हमने कहा कि 2 कौन कौन से? तो उन्होंने कहा पहला तो क्या, या तो हमने क्या कर दिया बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में आ गए हैं कि भाई हमने एग्रीमेंट कर दिया कि हम अब इसको सेल करेंगे, ठीक है। या फिर उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो भी गवर्निंग बॉडी है उन्होंने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया कि हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे और उसका सेल करेंगे, ऐसा उन्होंने डिस्कस करके उस प्लान को क्या कर चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं। अब इन दोनों में से अगर एक भी इवेंट हो गया तो उस दिन आपकी क्या हो जाएगी, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है जो शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो पहले पढ़ा हमने डिसकंटिन्यू ऑपरेशन क्या, फिर हमने कहा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को हम हमारी बुक के अंदर उसका डिस्क्लोजर कब करेंगे। तो 2 है, दोनों में से एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस दिन से हमारा डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट है जो शुरू हो जाएगा। अब ए डिटेल ऑफ फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूएंस नॉर्मली इंक्लूड, वो कह रहा है डिटेल फॉर्मल प्लान जो होगा उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं कि कब सेल करेंगे, कितने सेल करेंगे, कितने में सेल करेंगे, किस तरीके से सेल करेंगे, वो सारा प्लान होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एसेट टू बी डिस्पोज ऑफ, मेन एसेट कौन कौन से जिसको डिस्पोज करना है, एक्सपेक्टेड मेथड ऑफ डिस्पोजल, किस तरीके से सेल करेंगे, पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ डिस्पोजल, कितने टाइम में सेल कर देंगे, प्रिंसिपल लोकेशन अफेक्टेड, कहाँ पे सेल होगा वगैरह सारी लोकेशन, द लोकेशन फंक्शन एंड
बेड नंबर और एम्प्लॉयज़ हु विल बी कंपनसेटेड फॉर टर्मिनेटेड देयर सर्विसेज। ऑपरेशन अगर बंद होगा तो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय है उनका रोज़गार जाएगा, उनकी नौकरी जाएगी, तो उसके लिए उनको जो कंपनसेशन देंगे वो कितना देंगे, किस तरीके से देंगे। द एलिमिनेटेड एस्टिमेटेड प्रोसीड और सैलवेज टू बी रियलाइज फ्रॉम डिस्पोजल, और उससे कितना पैसा वगैरह मिलेगा, वो सारा का सारा प्लान अगर पूरा बना दिया तो सिंगल प्लान फॉर्मल प्लान मान लिया जाएगा। एंड एंटरप्राइजेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सिमिलर गवर्निंग बॉडी इज कंसिडर टू हैव मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ डिटेल फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूइंग इफ इट हैज अनाउंस्ड द मेन फीचर्स ऑफ द प्लान टू दोज अफेक्टेड बाय इट सच एज लेंडर स्टॉक एक्सचेंज। वो कह रहे हैं कि भाई आपने कहा कि फॉर्मल प्लान बना ले और उसके अलावा वो अनाउंसमेंट कर दे, तो अनाउंसमेंट कब कर लिया मान लिया जाएगा कि उन्होंने प्लान बना के क्या कर दिया, जो मेनली उनसे अफेक्ट होने वाले उस कंपनी से या उस एंटरप्राइज से, उनको उन्होंने क्या कर दिया जाके बता दिया। तो मेनली अफेक्ट कौन, जिन्होंने हमें पैसा दिया, जिनको हमने पैसा दिया, जिन्होंने हमारे अंदर इन्वेस्ट किया, वो सारे के सारे। तो लेंडर स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड पेबल ट्रेड यूनियन इट शेयर सफिशिएंटली स्पेसिफिक मैनर सो एज टू मेक एंटरप्राइज कमिटेड टू डिसकंटिन्यूस। और ये अगर इन सबको बता दिया तो हम ये मान लेंगे कि वो डिसकंटिन्यू का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। उसके बाद में रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन दिस इज डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडलाइन बट फॉर द पर्पज ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी रेपोर्ट। वो कह रहा है कि रिकॉग्नाइज किस तरीके से करेंगे, मेजरमेंट मतलब उनका वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए इसने कुछ कहा नहीं, और कोई एएस जो है वो इसके बारे में बात करेगा, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, अपने यहाँ पर है नहीं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, इनिशियल डिस्क्लोजर क्या होगा। अब डिस्क्लोजर में क्या होगा, तो डिस्क्लोजर तो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, कि भाई क्या क्या एसेट सेल होगी, कब कब सेल होगी, किस तरीके से सेल होगी, सारा कुछ जो आपके दिमाग में है वो सारा सारा डिस्क्लोजर में आ जाएगा। An enterprise should include the following information relating to discontinued operation in its financial statement, beginning with the financial statement for the period in which initial disclosure event occur. Description of discontinued operation, पहले तो ये बताओ बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट इन विच रिपोर्टेड एज पर A17 के हिसाब से उसको कहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। डेट और नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, कब पहली बार इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कब अक्कर हुआ, मतलब कि कब वो दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन पहले सेटिस्फाई हुई है। द डेट और पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूएंस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इफ नाउ नॉट डिटर्मिनेबल, अगर पता है कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो डेट बताओ। द कैरिंग अमाउंट एज ऑफ बैलेंस शीट डेट एंड टोटल एसेट टू बी डिस्पोज ऑफ एंड टोटल लाइबिलिटी टू बी सेटल, कितने एसेट है, जो कितने एसेट सेल करेंगे और कितने लाइबिलिटी को सेटल करेंगे। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल पीरियड। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना होगा इस साल के जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंसेज है उसमें से इस डिसकंटिन्यूइंग से कितना रेवेन्यू और कितना एक्सपेंस आया, ताकि भाई उस रीडर को समझ आए ना कि भाई इस इनकम में से ये जो बंद होने वाला है इससे इतनी इनकम है जो आगे वाले साल से नहीं होगी क्योंकि ये डिसकंटिन्यू होगा, और इतने खर्चे हैं जो नहीं होंगे क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर पीरियड एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसेज रिलेटिंग टू देयर। और उसके अलावा प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑर्डिनरी एक्टिविटी एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेटिंग, मतलब कि जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है उससे रिलेटेड ऑर्डिनरी एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट कितना मुनाफा होता था प्री टैक्स, ध्यान रखिएगा क्या कहा गया, प्री टैक्स और उससे रिलेटेड प्री टैक्स प्रॉफिट और उससे रिलेटेड इनकम टैक्स का एक्सपेंसेज कितना है वो भी बताना है। अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब क्या हुआ कहने का कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको देनी होगी, क्योंकि आगे वाले को बताना जरूरी है कि भाई ये आगे वाले साल में जो डिसकंटिन्यू से रिलेटेड है तो ये आगे वाले सालों में नहीं होगा क्योंकि अब हम इसको डिसकंटिन्यू करें। तो कैश फ्लो में जो जो इन्फॉर्मेशन है जो डिसकंटिन्यू से रिलेटेड है वो बताओ, ठीक है। P&L के अंदर जो जो डिसकंटिन्यू से रिलेटेड है वो बताओ, ठीक है। और उसके अलावा जो डिसकंटिन्यू किस तरीके से करोगे उसके बारे में पूरा का पूरा बता दो, नेचर बता दो, कब तक सेल करोगे, कैसे सेल करोगे, कितने एसेट सेल करोगे, कितनी लाइबिलिटी सेल करोगे, कितना पैसा आने की उम्मीद है वगैरह, सारा कुछ जो है आपके मन में वो सारा डिस्क्लोज कर दो। डिस्क्लोजर अदर देन इनिशियल डिस्क्लोजर नोट, इनिशियल के बाद में और क्या क्या डिस्क्लोजर होंगे। ऑल द डिस्क्लोजर अबव शुड बी प्रेजेंटेड इन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट पर्टेनिंग टू, ये जो सारे ऊपर जो भी बातें की है वो सारी सारी कहाँ होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या होंगे, डिस्क्लोजर होंगे। एक्सेप्ट, लेकिन कुछ है जो इसके अलावा कहीं और भी डिस्क्लोजर होगा, वो क्या होगा, फॉर द अमाउंट पर्टेनिंग टू प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस देयर ऑन विच शुड बी शोन ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे आप क्या करोगे, कुछ चीज़ें शो करोगे। क्या चीज़ें शो करोगे, दो बातें शो करोगे, प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस अब डिसकंटिन्यू ऑपरेशन और इनकम टैक्स एक्सपेंस दे रहा हूँ। जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है उससे रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस कितना और उससे रिलेटेड इनकम टैक्स का खर्चा कितना, ये दोनों P&L के फेस पे चेहरे पे चिपका दोगे। क्लियर है। अदर डिस्क्लोजर व्हेन एन एंटरप्राइज डिस्पोजेज ऑफ असेट एंड सेटल लाइबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन एंड एंटर इनटू बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ सच एसेट और सेटलमेंट ऑफ सच लाइबिलिटी, इट शुड इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन व्हेन द इवेंट अकर। इसके अलावा जैसे जैसे ये घटनाएं होती जाएगी वैसे वैसे उनका डिस्क्लोजर होना करते जाएंगे। फॉर एनी गेन और लॉस दैट इज रिकॉग्नाइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ असेट और सेटलिंग ऑफ लाइबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अगर कोई डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से रिलेटेड कोई असेट है, उसको सेल करने पे कोई प्रॉफिट हुआ या कोई लॉस हुआ तो उसका डिस्क्लोजर देना होगा। द अमाउंट ऑफ द प्री टैक्स गेन और लॉस, उस पर कितना प्री टैक्स गेन और लॉस हुआ और उस पर इनकम टैक्स कितना जाएगा। द नेट सेलिंग प्राइस और रेंज ऑफ द प्राइजेज which after deducting expected disposal cost of the net asset for which the enterprise has entered into one or more binding sale agreement, मतलब कि कितने से कितने तक की सेल हो सकती थी और कितने में हमने सेल किया, एंड एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ रिसिप्ट, और वो पैसा जो हमने सेल किया उसका पैसा कब तक मिलेगा, ये भी डिस्क्लोजर करना होगा। ये बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सेल होता रहेगा वैसा वैसा करते जाएंगे। अपडेटिंग ऑफ डिस्क्लोजर, अपडेटिंग ऑफ डिस्क्लोजर मतलब एक बार डिस्क्लोजर दे दिया, अब आगे जो है अपडेट होगा, मतलब कि जैसे हमने कुछ सेल करने का कुछ प्लान किया था, अब उसके अंदर कुछ चेंज आया है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ अपडेट हुआ है, या फिर हमारा पहले रियलाइजेशन का एस्टिमेट कुछ अलग था फिर उसमें कुछ चेंज आया, तो उनके बारे में अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं। इन एडिशन टू दीज डिस्क्लोजर एन एंटरप्राइज शुड इंक्लूड इन इट्स फाइनेंशियल एस्टिमेट द पीरियड सब्सिक्वेंट टू one in which the initial disclosure event occurred, a description of any significant change in amount or timing of cash flow relating to asset to be disposed of। वो कह रहा है कि जो पैसा मिलने वाला उसके अंदर कोई मेजर चेंज आया है कि भाई पैसे आने की टाइमिंग के अंदर ऐसा कुछ चेंज आया या पैसा कितना आएगा उसमें कुछ चेंज आया मेजर, तो उसको आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोजर देना होगा। द डिस्क्लोजर शुड कंटिन्यू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड अप टू एंड इंक्लूडिंग द पीरियड इन विच द डिसकंटिन्यूएंस इज कंप्लीटेड। और ये डिस्क्लोजर कब तक कंटिन्यू रहेंगे, जब तक आपका डिसकंटिन्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरी तरीके से आपसे हट नहीं जाता। डिसकंटिन्यूएंस इज कंप्लीटेड, और डिसकंटिन्यू जो है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो है, जो ऑपरेशन आपसे हट रहा है वो उस दिन हटा हुआ मान लिया जाएगा जब क्या होगा, व्हेन द प्लान इज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड। मतलब सब्सटेंशियली कंप्लीटेड मतलब सब्सटेंशियली एसेट वगैरह सेल हो चुका है, ठीक है, पूरा नहीं, पूरे के जैसा, समझ पा रहे हो, तो ऑल नहीं, कुछ एक एसेट अगर बच भी गई है तो भी हम उसको कंप्लीटेड मान सकते हैं अगर सब्सटेंशियल सेल हो चुका है। एंड अबंडेंट थ्रू फुल पेमेंट फ्रॉम द बायर्स मे नॉट येट हैव बीन रिसीव्ड। हो सकता है पैसा नहीं मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, तो आप क्या कर सकते हो उसको, उसके बाद में आपकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। If an enterprise abandoned or withdraw from a plan that would previously reported as discontinued operation that the fact reason thereof, अब पहले जो होता हमारी इच्छा थी कि हम उसको सेल कर देंगे, हमने डोल नगाड़े बजा दिए, हमने फॉर्मल प्लान बना दिया और सब कुछ कर दिया और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बना दिया, अब हमको लगता है कि ना यार इसको ना सेल करेंगे, ठीक है, तो उसका भी डिस्क्लोजर दो, फैक्ट बताओ कि भाई क्या हो गया, ऐसा किसकी वजह से ऐसा कर रहे हो, ठीक है। सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर ईच डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, एनी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय AS24 शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर। अब एक से ज़्यादा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है तो हर एक किसी का अलग अलग सेपरेट डिस्क्लोजर होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, और जो डिस्क्लोजर है उनका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, किस तरीके से उनको शो करोगे। द अबव डिस्क्लोजर शुड बी प्रेजेंटेड इन नोट्स टू अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले भी बात कर चुके हैं। एक्सेप्ट द फॉलोइंग, जो है इसके अलावा कुछ चीज़ें जो P&L के फेस पे होगी और P&L के चेहरे पे हम कौन सी चीज़ें लिखेंगे, उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट जो है प्री टैक्स वो, और उससे रिलेटेड जो टैक्स एक्सपेंस है वो, ठीक है। The amount of pre-tax profit or loss from ordinary activity attributable to discontinued operation during the current financial period and income tax expense relating to there, and उसके अलावा यहाँ पर ये एडिशनल ये पता है, the amount of pre-tax gain or loss recognized in the disposal of asset and settlement of liability attributable to discontinued operation, और उसके अलावा जो discontinued operation के asset जो है वो सेल करने पे या liability को सेटल करने पे कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ तो वो भी P&L के अंदर आपको अलग से शो करना होगा। रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड, रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड मतलब क्या होता है, अब डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो है उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू और एक्सपेंस वो तो आपने अलग कर दिए, लेकिन उसको कंपेरेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हो,
उसके जो इस साल जो इन्फॉर्मेशन है वो कि वो आप पीछे वाले साल की भी इन्फॉर्मेशन है जो लेके आते हो। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन पीछे वाले साल में इतना इतना रेवेन्यू था, इतना इतना एक्सपेंस था, और इस साल का इतना इतना रेवेन्यू था, इतना इतना एक्सपेंडिचर था, इतनी एसेट थी, इतनी लाइबिलिटी थी, और इस साल इतनी एसेट थी, इतनी लाइबिलिटी थी, ताकि जो रीडर है वो कंपेयर कर पाए डिसकंटिन्यू ऑपरेशन की परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, जो भी हुआ वो अच्छे से समझ पाए। इस वजह से आपको क्या करना होगा, जो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करते हो उसको कंपैरिजन के लिए पीछे वाले साल के भी डाटा आपको क्या करने चाहिए, कंपैरिजन के लिए उनको प्रोवाइड करने चाहिए। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड दैट इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट शुड बी रीस्टेटेड टू सेग्रीगेट एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैश फ्लो कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इन द मैनर सिमिलर टू दैट मेंशन अबव। तो उनको क्या करना होगा, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू को इस साल का और पीछे वाले साल का कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू का क्या करना होगा, इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से उनको देना होगा ताकि वो कंपेयर कर सकें। भाई अब जो रीडर है उसको समझ भी तो आना चाहिए कि भाई जो कंटिन्यू है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है और डिसकंटिन्यू की वजह से क्या क्या इफेक्ट आएंगे। कि भाई कंटिन्यू में वो देखेगा कि हाँ यार इनकम है जो बढ़ी है, और डिसकंटिन्यू में लॉस बढ़ा है, और डिसकंटिन्यू की वजह से ओवरऑल सिचुएशन भी आई है, क्योंकि अब ये चला जाएगा तो अब सिर्फ कंटिन्यू रहेगा, तो कंटिन्यू में रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन होगी, वो सारी चीज़ें वो कैलकुलेट कर पाए। तो उन्होंने क्या कहा कि आप कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू का इस साल का और पीछे वाले साल का कंपेरेटिव स्टेटमेंट भी बना के दीजिए। डिस्क्लोजर इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो इसके लिए इसने कहा कि AS25 के पास जाओ जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है, तो अपने लिए यहाँ से झंझट खत्म होगा। डिस्क्लोजर इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग एनी सिग्निफिकेंट इवेंट और एक्टिविटीज और इवेंट since the end of the most recent annual reporting period relating to discontinued operation and any significant change in amount or timing of cash flow relating to asset or disposal of। तो वो क्या कह रहे हैं, AS25 के हिसाब से होगा इंक्लूडिंग क्या होगा, एनी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी और इवेंट सिंस द एंड ऑफ द मोस्ट रिसेंट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यू इंट्री, मतलब साल के बीच में जो रिपोर्टिंग होगी तो वो उससे जस्ट पहले की जो रिपोर्टिंग हो रखी है वहाँ से लेके अगर इस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पीरियड इस तक अगर कुछ हुआ है, एक्टिविटी इवेंट हुआ है, तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उनकी क्या होगी, डिस्क्लोजर देंगे। और एनी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ अगर कोई टाइमिंग और कैश फ्लो में, तो वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उसका भी डिस्क्लोजर नहीं। तो इस तरीके से आपका ये AS24 कंप्लीट होता है। मेनली वापस एक बार मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ कि भाई 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो आपका एक डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बनता है, A, B और C। ठीक है, अब A, B और C पहले तो हमने तीनों को पढ़ा। ठीक है, ए में वो क्या कर रहा है, सिंगल प्लान के अंदर बात, तो वो सेल कर रहा है किसके थ्रू, डीमर्जर, स्पिन ऑफ वगैरह, या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ सिंगल प्लान में। ठीक है, या फिर वो पीस मिल में कर रहा है या अबंडेंटमेंट में कर रहा है, ये कंडीशन है। बी कंडीशन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। और सी में क्या कहा, वो ऑपरेशनली और फाइनेंशियली क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। फिर हमने क्या कहा, ए से रिलेटेड हमने कहा कि उसके बारे में और डिस्कशन क्या किया कि कुछ एक और कंडीशन बताई कि भाई इनकी वजह से हम नहीं मान लेंगे कि वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है, सिंगल प्लान सेल हो रहा है। सपोज उसमें एक प्रोडक्ट चेंज हो रहा है या सेगमेंट का बिजनेस करने का तरीका चेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज हो रहा है, तो उसको हम नहीं मानेंगे। फिर बी में हमने डिस्कशन किया कि सेपरेट मेजर लाइन और बिजनेस है वो पता करने के लिए AS17 की मदद ले सकते हो, लेकिन AS17 ही क्राइटेरिया नहीं है। अगर AS17 के हिसाब से उसको अलग सेगमेंट नहीं मानते, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ वो एक मेजर सेगमेंट का मेजर पार्ट है जो जा रहा है और उसके बाद में सेगमेंट खोखला ही हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो आप उसका डिसकंटिन्यू ऑपरेशन उसे मान सकते हो। थर्ड जो है सी पॉइंट, दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो उसके लिए उन्होंने कहा सी पॉइंट के लिए कि भाई हम कब मान लेंगे फाइनेंशियल और ऑपरेशनली वो अलग है, तो उसके लिए उन्होंने 3 कंडीशन दी, और तीनों जब कहा कि सेटिस्फाई हो जाए तब एसेट एंड लाइबिलिटी को अलग कर सकते हैं, रेवेन्यू उससे रिलेटेड वो अलग कर सकते हैं, और एक्सपेंस जो सब मतलब रीजनेबली मेजोरिटी ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो उससे रिलेटेड जितने वो हम उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कहा कि अगर पता हो गया डिसकंटिन्यू ऑपरेशन तो क्या उसको हाथों हाथ डिस्क्लोजर देना होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, डिस्क्लोजर के लिए इन 2 में से एक इवेंट है, जो इवेंट पहले होगा उस दिन से रिक्वायरमेंट है जो स्टार्ट हो जाएगी। पहला तो क्या, या तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में चले गए, या फिर हमने क्या किया, उसकी जो भी गवर्निंग बॉडी उसने क्या किया, फॉर्मल प्लान बनाया और उसका अनाउंसमेंट कर दिया। फिर हमने कहा कि अनाउंसमेंट के लिए क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि लेंडर वगैरह जो उनको हमने प्लान जो वो पूरा बता दिया। ठीक है, और फॉर्मल प्लान के अंदर की पूरी डिटेल के अंदर प्लान बनाया उसके बारे में। फिर उसके बाद में रिकॉग्नाइजेशन और मेजरमेंट, और फिर हमने उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और फिर छोटी छोटी बातें की, और इस तरीके से ये आपका AS24 है जो कंप्लीट होता है। तो
अभी इसको एक बार पूरा अच्छे से वापस और रीड कर लीजिएगा, फिर अपन क्या करेंगे इसको और रिवाइज करते वक्त अपन इसको क्या कर देंगे, इन शॉर्ट जो है वो सारा समराइज कर देंगे। क्लियर। बाकी भाई अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे तो प्लीज़ 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 इसको शेयर ज़रूर करते रहें, आगे अपने फ्रेंड को ज़रूर बताएं कि भाई हाँ ऐसा है, और उनको ये साथ में बताएं कि भाई प्लेलिस्ट के हिसाब से विजिट कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आते हैं सीधा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन देखते हैं तो उनको फिर समझ भी नहीं आता। तो उनको बताएं कि भाई आप प्लेलिस्ट के हिसाब से विजिट कीजिएगा, ताकि सीक्वेंस वाइज आप लेक्चर जो है वो देख सको, सारी चीज़ें देख सको। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब ज़्यादा बचा नहीं, एज 26 और बैंकिंग NBFC बचा है, तो बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। और टेस्ट की तैयारी आप करते जाइए, टेस्ट कंटिन्यू रहेंगे, अब हर संडे को रहेंगे, और पढ़ाई जो अच्छे से करते रहिए, प्रैक्टिस और ज़्यादा करते रहिए। सिर्फ यही क्वेश्चन पे भरोसे मत रहिए, RTP मॉक टेस्ट, और इसके बाद में ये कंप्लीट करके आप पुराने जो ओल्ड सिलेबस का स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल उसमें भी ये टॉपिक है, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन है जो इसके कवर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।